स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूँ बेसिक जीएस थ्रू एनसीईआरटी। और मैंने आपको बताया था क्लास 6 से लेकर 12 तक की किताबें आपको पढ़ाई जाएंगी। और अभी फ़िलहाल मैं क्लास 6 की जियोग्राफी और हिस्ट्री की किताब पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी भूगोल का चैप्टर 5, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ओके, ये आज हम लोग का टॉपिक रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके पहले भी मैंने कई टॉपिक पढ़ा दिया है। ओके, 3-4 चैप्टर आपके हिस्ट्री में भी हो चुके हैं, 3-4 चैप्टर ज्योग्राफी में हो चुके हैं। तो अगर आप ये सारे चैप्टर सीक्वेंस से पढ़ते हैं तो आपका बेसिक जीएस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो आप जब कोई किताब पढ़ेंगे, कोई बड़ी किताब पढ़ेंगे, तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। चैप्टर 5, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, इसको आप समझिए। यहाँ पर पर्वत दिया हुआ है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में आगे हम लोग को पढ़ना है। महाद्वीपों के बारे में, महासागरों के बारे में पढ़ना है। ओके, परिमंडल माने क्या होता है? देखिए, सबसे पहला सवाल यही है, परिमंडल। देखिए, परि मतलब होता है चारों ओर, परि मतलब चारों ओर, और मंडल का मतलब होता है एक प्रकार से घेरा। यानी हम लोग को जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास चारों तरफ हैं? अब जल भी हो सकता है, हवा भी हो सकता है यानी वायु, और स्थल मंडल भी हो सकता है। स्थल यानी कि ज़मीन वगैरह, पर्वत, पहाड़, पठार। तो इसी को कुल मिलाकर कहते हैं परिमंडल। मतलब परि मतलब चारों ओर, मंडल का मतलब जो आवरण है, चारों तरफ जो हमारे आवरण हैं, जो हमें घेरे हुए हैं, उसे ही परिमंडल कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग। जैसा कि यहाँ से हम लोग को पढ़ना है। ओके, यहाँ तक जैसा कि आप पहले अभ्यास में पढ़ चुके हैं, पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। ओके, तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है, क्योंकि आगे यहाँ पर बताया गया है यहाँ मानव जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। तो कौन कौन सी चीज़ें जरूरी हैं किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए? भूमि, जल, हवा, और ये तीनों चीज़ें पृथ्वी पर हैं, इसलिए पृथ्वी पर जीवन संभव है। फिर आगे है, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। ओके, तो पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको भूमंडल कहते हैं। ठोस भाग मतलब जमीन, ये स्थल मंडल भी इसको बोलते हैं, भूमंडल को स्थल मंडल कह सकते हैं। ओके, फिर है गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। तो आप समझ गए, भूमंडल या स्थल मंडल और वायुमंडल। तो भूमंडल यानी कि पृथ्वी का वो ठोस भाग जिस पर हम सभी लोग रहते हैं उसे भूमंडल या स्थल मंडल कहते हैं। और गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। और इसमें कई प्रकार की गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में। ओके, पृथ्वी के बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहते हैं, जलमंडल। ओके, तो आपने समझा भूमंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, जलमंडल क्या है। अब जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं होती हैं, जैसे बर्फ होता है, जल, जलवाष्प से सभी चीज़ें शामिल होती हैं। जलमंडल के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें होती हैं? बर्फ हो गया, और फिर जल हो गया, वाष्प हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके जलमंडल में शामिल कर ली जाती हैं। और एक चीज़ और, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है जीवमंडल।
एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल जल हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। देखिए अब ये समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पर कि ये है मान लीजिए जलमंडल और ये है स्थल मंडल। 1 मिनट, इसको मैं सही से बड़ा बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा। ये जलमंडल है, ये स्थल मंडल है और ये वायुमंडल है। ओके, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल। और ये जो बीच का क्षेत्र है ये वाला, ये तीनों भागों में पाया जाएगा। ओके, तीनों भागों में पाया जाता है तो इसको बोलते हैं जैवमंडल या जीवमंडल। इसको ही बोलते हैं जैवमंडल या जीवमंडल। अर्थात जीवमंडल किन किन मंडलों से मिलकर बना होता है? जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल। जहाँ पर ये तीनों मंडल मिल जाते हैं वहाँ पर जीवमंडल का निर्माण होता है या जैवमंडल का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर जैवमंडल के कितने घटक हैं? 3, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। अब यहाँ पर ये छोटी चीज़ दी हुई, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ होता है पत्थर, एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प और ह्यूडर का अर्थ होता है जल। ओके, बायोस का अर्थ होता है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? ओके, तो ये सारा होमवर्क आपके लिए है। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन्हीं सारी चीज़ों से बना है। ओके, अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर भूमंडल। भूमंडल जिसका नाम है स्थलमंडल या थलमंडल, इसको हम क्या क्या कह सकते हैं? भूमंडल को थलमंडल भी कह सकते हैं, स्थलमंडल भी कह सकते हैं। यानी कि जो ठोस भाग है पृथ्वी का जिस पर हम सभी लोग रहते हैं, इसको बोलते हैं भूमंडल या थलमंडल या स्थलमंडल, कुछ भी कहिए आप। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। या भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ओके, तो इसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये ठोस चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना होता है भूमंडल। ओके, पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पृथ्वी की जो सतह है इसको 2 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। बड़े स्थलीय भाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है, यानी महासागर। तो जो पृथ्वी की सतह है इसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो महाद्वीप और एक महासागर। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए कि आप सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं? नहीं। महासागर तो जुड़े हैं लेकिन महाद्वीप नहीं जुड़े हैं। ओके, फिर है समुद्र का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। अब यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया हुआ है ये, तो इसको मैं थोड़ा सा इस टाइप से लगा देता हूँ। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर आप देखिए उत्तरी अमेरिका है जहाँ पर रॉकी पर्वत है, ऑपलेशियन पर्वत भी है। तो रॉकी पर्वत, ऑपलेशियन पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। अब ये सारी चीज़ें अभी हम लोग पढ़ेंगे, पहले यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको चित्र में समझा देता हूँ। फिर यहाँ है अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका को देखिए, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत है और अमेजन नदी है। फिर यहाँ आर्कटिक महासागर के पास देखिए यूरोप महाद्वीप है, वहाँ पर एक आल्पस पर्वत है। फिर अफ्रीका को देखिए, अफ्रीका में कौन कौन चीज़ें इंपॉर्टेंट है? एटलस पर्वत सबसे ऊपर है, फिर सहारा मरुस्थल, नील नदी भी है। और दक्षिण में एकदम देखेंगे दक्षिण अफ्रीका साइड में तो यहाँ पर ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है। ओके, फिर यहाँ एशिया को देखिए, सबसे बड़ा महाद्वीप है, यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया को अलग करता है। तिब्बत का पठार है, हिमालय पर्वत है। और फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को देखिए, अभी हम महाद्वीप की बात कर रहे हैं। ओके, अभी महासागरों की बात नहीं कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखेंगे तो ये पूरब में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है और उत्तर में है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ओके, ये एक मरुस्थल है। अब हम महासागरों की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए प्रशांत महासागर उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो पश्चिमी साइड में है इसको प्रशांत महासागर बोलते हैं।
और यहाँ पर आप देखिए ये अटलांटिक महासागर है जो यस आकार का है, यस आकार का। फिर यहाँ पर आप देखिए हिंद महासागर, और फिर उधर प्रशांत महासागर आ जाता है। ऊपर आप देखेंगे तो आर्कटिक महासागर, और दक्षिण में है दक्षिणी महासागर, और दक्षिण में एक महाद्वीप भी है जो कि एकदम ठंडा महाद्वीप है जिसको बोलते हैं अंटार्कटिका। हमेशा बर्फ़ जमा रहता है यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, एक ऐसा महाद्वीप जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, यानी कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के मतलब अफ्रीका महाद्वीप से होकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एक प्रकार से कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी, विषुवत रेखा भी। तो मैंने आपको मैप के माध्यम से भी बताया कि कौन सा पर्वत, कौन सा नदी किस महाद्वीप में है, कौन सा महाद्वीप कहाँ पर स्थित है। ओके, महासागर कौन सा है, किस आकार का है, ये भी मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया अभी। तो अगर यहाँ पर अब हम लोग पढ़ेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग फिर से उस मानचित्र को देखेंगे, मैप को देखेंगे। ओके, ज़रूरत पड़ी तो, और ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर फैक्ट, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। यानी कि माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से कितना ऊंचा है? 8,848 मीटर। अब ये तो कहीं कहीं बुक में आपको लिखा मिलेगा 8,850 मीटर। ओके, क्योंकि लगातार हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, नवीन पर्वत है, अभी इसका उत्थान हो रहा है, तो ऊंचाई धीरे धीरे इसकी बढ़ ही रही है। अब ये तो पुराना है, अभी अपडेट नहीं हुआ है, लेकिन आप ये जानिए कि 8,848 भी सही है, 8,850, लेकिन जो नया है वो 8,850 है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ओके, मेरियाना गर्त इसको बोलते हैं, और इसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो विश्व का सबसे ऊंचा भाग माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 या 8,850 मीटर है। फिर विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में है जिसको मेरियाना गर्त बोलते हैं। गर्त मतलब खाई, और इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर, यानी लगभग 11 किलोमीटर से भी ज़्यादा है इसकी गहराई। सोच सकते हैं, क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भागों से इतनी अधिक भी हो सकती है? सोचिए, मतलब पहाड़ों से भी ऊंचा तो यहाँ पर गहराई है। अब यहाँ पर एक फैक्ट और दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, बढ़िया बढ़िया फैक्ट यहाँ पर दिया रहता है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी, ओके, न्यूजीलैंड के, किस देश के? न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा। भारत के कौन है? तेंजिंग नोर्गे शेरपा। ये 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? दो थे। एक तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलोरी थे, एक भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा। और ये कब चढ़े थे? 29 मई 1953। फिर है जापान की जुंको ताबेई, विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। तो विश्व की पहली महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी? जुंको ताबेई, जो कि जापान की थी, और ये कब चढ़ी? 16 मई 1975 को। फिर भारत की पहली महिला कौन है? बछेंद्री पाल, जो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखी थी। ओके, तो ये कुछ 3 फैक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। एक तो भाई सबसे पहले कौन चढ़ा? तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को। फिर पहली महिला कौन थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी? तो जापान की जुंको ताबेई, जो 16 मई 1975 को चढ़ी। फिर पहली भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी, जो कि 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखती है। ओके, तो ये कुछ फैक्ट है, इसको जानिए आप सभी लोग। अब हम बात करते हैं महाद्वीपों की। तो सभी लोग जानते हैं कि विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। ओके, विश्व में ये देखिए पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। जो महाद्वीप हैं
ये जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। अच्छा, मैंने पिछले थोड़ा सा 2-4 मिनट पहले मैंने आपको कहीं गलत तो नहीं बताया कि जो महाद्वीप हैं वो जुड़े हुए हैं, जबकि ऐसा नहीं। अगर हो सकता है मैंने सही बताया हो, बट मुझे अभी कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो ये जान लीजिए जो महाद्वीप हैं सारे वो जुड़े नहीं हैं, सब अलग अलग हैं। हाँ, कुछ महाद्वीप हैं जुड़े हैं, जैसे एशिया और यूरोप जुड़े हुए हैं, लेकिन महासागर सभी जुड़े हुए हैं। जितने भी महासागर हैं, जल वाला जो है जलीय भाग, वो सब जुड़ा हुआ है। जबकि महाद्वीप, कुछ महाद्वीप जुड़े हैं थोड़े बहुत, और बाकी सारे महाद्वीप जुड़े नहीं हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिए। ओके, मैंने कहा थोड़ा सा बता देता हूँ, हो सकता है मैंने पीछे यही बताया था या कुछ अलग बता दिया था, ध्यान में नहीं है। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। यह विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। देखिए यहाँ पर अलग होने की बात की गई है। यह महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अब ये मानचित्र आपसे देखने के लिए कह रहा है। देखिए, ध्यान दीजिए, स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ओके, यानी सबसे ज़्यादा स्थल किस भाग में पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में। मैंने बताया था आपको कि पृथ्वी को, ये आपको जब मैंने रेखाएं पढ़ाई थी, अक्षांश और देशांतर, तो मैंने बताया था जो भूमध्य रेखा होती है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। तो ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। ओके, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा क्या है? स्थल भाग है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग ज़्यादा है, और दक्षिणी भाग में जल भाग ज़्यादा है, जलीय भाग है। फिर यहाँ पर है एशिया, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भागों में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। ओके, एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप को अलग करता है। तो यूरोप और एशिया 2 महाद्वीप हैं, इनको कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत। ये मैंने आपको बताया था अभी मानचित्र में। आप यूरोप और एशिया को संयुक्त रूप से यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप प्लस एशिया बराबर यूरेशिया। ओके, यूरोप प्लस एशिया बराबर यूरेशिया, इसको यूरेशिया महाद्वीप कह देते हैं। तो एशिया और यूरोप को मिलाकर के यूरेशिया कहलाता है। और ये दोनों किस पर्वत से अलग होते हैं? यूराल पर्वत से। फिर यहाँ पर देखिए, यूरोप महाद्वीप के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी गई है। यूरोप एशिया से छोटा, बहुत छोटा है, एशिया से बहुत छोटा है। ओके, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है, एशिया के पश्चिम में, और यूराल पर्वत से अलग होता है। मैंने बताया आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। मैंने आपको बताया था आर्कटिक वृत्त क्या होता है। तो मान लीजिए पृथ्वी है और यहाँ पर उत्तर में एक 66.5 डिग्री अक्षांश गुजरता है। उत्तर में 66.5 डिग्री अक्षांश जो गुजरता है उसी को कहते हैं आर्कटिक वृत्त, यानी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। जब मैंने बताया था, तो कहाँ से गुजरता है? यूरोप से होकर गुजरता है, क्योंकि यूरोप की स्थिति आप देखेंगे तो यहीं पर है, इसे लगभग। ओके, यहाँ पर, और इधर आपका एशिया आ जाता है पूरा। 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए, इसकी स्थिति पता लगाइए। तो सब मैंने दिखा भी दिया है आपको पहले। फिर यहाँ पर देखिए अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानकारी दी हुई है। एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। ओके, तो पहला सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। फिर दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका, यानी एशिया के बाद अफ्रीका का नंबर आता है। तो अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विषुवत रेखा, मैंने अभी बताया था पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है विषुवत रेखा, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्धों में बांट देती है। तो विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। ओके, अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में है। चित्र 5.1 में देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। ये सब मैंने आपको बता दिया है पहले मानचित्र में। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। ओके, यह महाद्वीप 1 मिनट,
यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों से, महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। बार बार कह रहा है तो मैंने इसीलिए पहले ही दिखा दिया वो चित्र आपको। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। विश्व का मानचित्र देखिए, बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा किन किन महाद्वीपों से होकर गुजरती है। ये सब आपको देखना है। फिर उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। ओके, तो पहला, अब ऐसे ध्यान में रखिए, ये सीक्वेंस पूछ सकता है आपसे, क्रम पूछ सकता है कि इनके बड़े आकार के क्रम में लगाइए। तो सबसे बड़ा एशिया, फिर दूसरा सबसे बड़ा अफ्रीका, फिर तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका। ओके, तो उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सकरे स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। पनामा स्थल संधि, सॉरी जल संधि नहीं है, पनामा स्थल संधि है। ओके, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका किस स्थल संधि से जुड़े हैं? पनामा स्थल संधि से। पनामा स्थल संधि उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है। ये देखिए, ये जो है, ये वाला भाग यहाँ पर छोटा सा, ये पनामा स्थल संधि है। देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है ये वाला, और ये दक्षिणी अमेरिका है, इसको जोड़ती है कौन सी? पनामा स्थल संधि। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ये वाला पढ़ रहा हूँ। ओके, यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप बता सकते हैं इन महासागरों के नाम? तो ये सब मानचित्र आप देखिए और बताइए कि जो महासागर है, कौन कौन से महासागर इन महाद्वीपों के आसपास है, ये आपको बताना है। फिर यहाँ पर थोड़ा सा और दिया हुआ है, स्थल संधि क्या है। स्थल संधि एक सकरा भाग होता है स्थल का, जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाला स्थलीय भाग क्या है? छोटा सा, देखिए, तो इसी को बोलते हैं स्थल संधि। यानी 2 स्थल भागों को जोड़ता है। एक छोटा सा स्थल का भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, उसे स्थल संधि कहते हैं। फिर यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, जल संधि। तो पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों या महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। ओके, तो जो जल संधियाँ होती हैं ये महासागरों को जोड़ती हैं और महाद्वीपों को अलग करती हैं। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम क्या है? आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि इसको बोलते हैं। ओके, भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि उसको पाक जल संधि बोलते हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका की मैंने बात की और कुछ जल संधि, स्थल संधियों की बात भी हो गई। फिर यहाँ पर है दक्षिणी अमेरिका। तो ये देखिए, दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूरब एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं? तो आप ये देखिए, मानचित्र में पता चल जाएगा तुरंत। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, अभी आपने पढ़ा सबसे लंबी नदी, तो नील है। तो देखिए, लंबाई, और अगर हम लंबी नदी बोलें तो अलग है, बड़ी नदी बोलें तो अलग है। ओके, लंबी मतलब चाहे वो पतली ही हो लेकिन उसकी लंबाई ज़्यादा हो। तो नील नदी वो लंबी बहुत ज़्यादा है, तो उसको सबसे लंबी नदी बोला जाता है। और अमेजन नदी जो है ये बड़ी भी है, मतलब इसकी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, तो इसको बड़ी बोला जाता है। मतलब ये चौतरफा इसका विस्तार है, यानी ये चौड़ी भी है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, जो कहाँ बहती है? दक्षिण अमेरिका में। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ बहती है? अफ्रीका में। फिर यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा और दिया है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ओके, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ओके, एक ऐसा महाद्वीप जो पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में है, ऑस्ट्रेलिया। यह चारों तरफ से महासागरों से तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। ओके, द्वीपीय महाद्वीप यानी एक द्वीप भी है, महाद्वीप भी है।
ओके, तो इसको द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। फिर एक और यहाँ पर है, ये सातों महाद्वीपों के बारे में आपको थोड़ा बहुत बताया है। अंटार्कटिका महाद्वीप बहुत बड़ा महाद्वीप है और जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। मैंने आपको दिखाया था, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान हैं, इनके नाम मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री है। तो मैंने बताया था जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, बर्फ़ की मोटी मोटी चादरें यहाँ पर पाई जाती हैं और यहाँ पर जीवन संभव नहीं है अभी। हालांकि लगातार अनुसंधान और खोज जारी है। यहाँ पर सभी लोग अपने यहाँ पर केंद्र बना रहे हैं, मतलब अपने शोध केंद्र, मतलब जांच पड़ताल के लिए यहाँ पर अपने वैज्ञानिकों को भेज रहे हैं सभी देश। तो भारत ने भी यहाँ पर अपना शोध केंद्र बनाया है, संस्थान बनाया है, जिनका नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री है। ओके, तो ये महाद्वीपों के बारे में मैंने बताया। और अब ये फर्स्ट पार्ट होगा, इस चैप्टर का एक और पार्ट आएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे जलमंडल, वायुमंडल और जो भी आगे का चैप्टर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।